हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेकर के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खास तौर से मैं बना रहा हूं क्लास 10 के सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। तो हम हमारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वहीं तक लिमिट रखेंगे। क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स मैं अलग से बनाऊंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आएगा वो। ठीक है। हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियोस में क्या देखा? हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा कि हमारी लाइट है क्या भाई, एनर्जी है, ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ड्यूअल नेचर है, फोटोन नाम के पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पे पड़ती है एनर्जी के साथ। फिर हमने देखा 3 तरह की ऑब्जेक्ट होती हैं भैया, ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है। ओपेक की शैडो भी बन सकती है और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम इमेज भी देख सकते हैं। इसी के बेस पे हम लोगों ने सेकंड वीडियो में समझा कि हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो 2 तरह का होता है भाई, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये जो 2 तरह के रिफ्लेक्शन है, ये 2 तरह के रिफ्लेक्शन हम लोगों ने समझे, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझा। अब जरा बात पे ध्यान देते हैं। ऑल्दो ये आपकी एनसीईआरटी बुक नहीं दे रही टॉपिक, बट मैं फिर भी लेना चाहूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर रहे कि इमेज एक्चुअली क्या होती है। तो यहां मैं आज लेना चाहूंगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, इसको हम लेकिन समझ लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इमेज फॉर्मेशन आगे जितने भी रे डायग्राम आएंगे उनमें बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, हम एक मिरर बना लेते हैं। अब ये मिरर कैसे बनता है, ये एक साइड हम लाइनिंग क्यों शो करते हैं, इसका रीजन बताएगा। भाई जो मिरर होता है, इट इज फॉर्म बाय ए ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट से बनता है। अब ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट के वन साइड वी आर डूइंग अ सिल्वर पॉलिशिंग। तो जिस साइड सिल्वर पॉलिशिंग होती है वो साइड तो हो जाती है ओपेक, दूसरी साइड भी ओपेक ही है, बट द सेकेंड साइड become the reflecting side. Here you can see your images. Here you can see your images. Right? अब हम क्या इमेजिन करते हैं, इधर एक हमने ऑब्जेक्ट रख दी, चलो ऑल पेन दे लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ये इसका पॉइंट ए, ये इसका पॉइंट बी। ठीक, अब हमेशा ध्यान रखना भैया, पूरी ऑब्जेक्ट से हम इमेज नहीं बना सकते। हम इमेज के 1 या 2 पॉइंट, फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 या 2 पॉइंट, और उन 1 या 2 पॉइंट से निकलने वाली 2 रेज हमेशा क्या लेंगे भैया, ये ए पॉइंट है, यहां लाइट सोर्स है, मिलियंस ऑफ रेज इसको टकरा के आ रही है, यहां पे है मिलियंस, यहां पे है मिलियंस, मिलियंस ऑफ लाइट रेज ए और बी को टकरा के मिरर के ऊपर जा रही है। इमेज फॉर्मेशन का जो रे डायग्राम हम बनाते हैं, उसमें एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे, हर बार हमें एक पॉइंट से 2 रेज कंसिडर करनी है। वो 2 रेज रिप्रेजेंट करेंगी सारी रेज को। Those 2 rays will represent all the rays. Right? दूसरी बात, चलो पहले ए पॉइंट से 2 रेज निकाल लेते हैं। ये ए पॉइंट से 1 रे निकाली, ये 1 रे सीधी निकालो अलोंग दी नॉर्मल। छिची सर सीधी नहीं बनी, ये सीधी, लगभग सीधी। ये एक इंसिडेंट रे, एक रे थोड़ी तिरछी निकाल लेते हैं, ये हमने तिरछी रे निकाली।
ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं भैया। ठीक ठीक, ये क्या किया, ये हमने एक इंसिडेंट रे, रे फर्स्ट, ये दूसरे इंसिडेंट रे, रे सेकेंड, एक हमने ली अलोंग द नॉर्मल, दूसरी हम ले रहे हैं ऑब्लिक। क्या अलोंग द नॉर्मल तो एक ही हो सकती है, फ्रॉम ए। ठीक है, दोनों का रिफ्लेक्शन बताओ कहां होगा। सर अलोंग द नॉर्मल तो वहीं जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो जो अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट थी वो तो सीधी सीधी वापस गई। जो रे मान लो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुई, तो क्या ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगी। सर 30 से ज्यादा हो गया, कम करता हूं, ज्यादा कम हो गया, या दिस इज 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल बना के इंसिडेंट हुई थी, तो रिफ्लेक्ट होते हुए भी 30 डिग्री का ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी। तो भैया एक बात बताओ, ये रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये दोनों कहां मिलेंगी, पीछे मिलेंगी। यहां बाहर तो नहीं मिलेंगी मिरर के, बाहर तो ये दूर दूर हो रही है। तो हमारी आंख जो देख रही है उसको ये लगेगा ये दोनों रेज इस पॉइंट से आ रही हैं, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो। ये है पॉइंट ए डैश, ये बना पॉइंट ए डैश। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट कर रही हैं या जहां मीट करती हुई लग रही हैं, आइदर दे विल इंटरसेक्ट or else they will appear to intersect behind the mirror at a point. This point will be the image of the point from which we have taken two rays. Clear, simple. बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, चलो थोड़ा स्पीड में काम कर लेते हैं। ये बी पॉइंट से एक सीधी रे, सर सीधी या सीधी, ये सीधी अलोंग द नॉर्मल, ये सीधी अलोंग द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होके यहीं जाएगी। एक तिरछी भी लो सर, ये लो तिरछी ले ली, नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बना के इस पे रिफ्लेक्टेड रे भी बना दो। ये तो इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड रे ये रिफ्लेक्टेड। इन दोनों को मीट कराना है, कहां कराएंगे, सीधा प्रोड्यूस करो, सीधा प्रोड्यूस करो। ये पॉइंट बनेगा बी की इमेज बी डैश, उन दोनों को ज्वाइन कर दो। सो ए डैश बी डैश इज इमेज ऑफ ए बी। ये बनी इमेज ए बी की। इमेज बनाने का भैया सिंपल सा तरीका देखो, ये बेसिक कंसेप्ट अगर ध्यान में रख लिया, ये बेसिक कंसेप्ट अगर ध्यान में रख लिया कि पॉइंट से दो रे निकालनी है, रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट कर रही हैं या जहां से आती हुई लग रही हैं, ऐसा लग रहा है यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं, वो पॉइंट होगा इमेज, वो पॉइंट होगा इमेज। सिंपल बात है, सिंपल बात है। चलो अब जरा बात करते हैं इमेज फॉर्म। ये एड्स का कंसेप्ट बताया मैंने, एड्स की एनसीईआरटी उठा के देख लेना, मिल जाएगा फिर, राइट। अब जरा बात करते हैं अब हमारे पास जो हमारा बेसिक चैप्टर है उसकी बात करते हैं भैया। बेसिक चैप्टर क्या है, स्फेरिकल मिरर्स। तो ये जरा ध्यान दे लो भाई, ये जो स्फेरिकल मिरर्स है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अ स्फीयर। ट्रांसपेरेंट ग्लास का बड़ा सा गोला,
ट्रांसपेरेंट ग्लास की बड़ी सी बॉल, ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक स्फीयर। तो वी आर टेकिंग अ स्फीयर ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, राइट। अब इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के स्फीयर से, स्फीयर के रेडियस अलग अलग हो सकते हैं, देयर कैन बी सो मेनी रेडियस, कम रेडियस वाला, ज्यादा रेडियस वाला, और ज्यादा रेडियस वाला, और ज्यादा रेडियस वाला, राइट। हमने क्या किया, अलग अलग रेडियस के ग्लास स्फीयर लिए, उनमें से पीसेस कट करके निकाले, ठीक है। तो अगर आप एक स्फीयर का, ग्लास का पीस कट करके निकालोगे तो कुछ ऐसा सरफेस आएगा, इधर कर्व्ड इनवर्ड, इधर कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड। भाई सिंपल सी बात है, स्फीयर के अंदर वाला पोर्शन, स्फीयर के सरफेस के अंदर वाला पोर्शन वो कर्व्ड इनवर्ड होगा, स्फीयर के सरफेस के, सर्कमफेरेंस सरफेस के बाहर वाला पोर्शन कर्व्ड आउटवर्ड होगा, ठीक है, सिंपल। अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था, इसमें प्लेन मिरर की तरह अगर मैं कर्व्ड आउटवर्ड फेस पे पॉलिशिंग कर रहा हूं, सिल्वर पॉलिशिंग, I will get a concave mirror. Concave means cave. Cave, गुफा. Right? So, if depressed inward part of sphere is a reflecting surface, then it is concave mirror. कैसे शो करेंगे कनकेव मिरर को? कर्व्ड इनवर्ड, यहां से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है केव में जा रहे हैं, गुफा में जा रहे हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा वाला, दूसरा सरफेस पॉलिश, ये पॉलिशिंग, सिल्वर पॉलिशिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हुआ? दिस इज रिफ्लेक्टिंग surface. This is reflecting surface, right? केव जैसी फीलिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देख के होती है, तो हम कहते हैं भैया ये है कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर, ठीक है, राइट। अभी मोमबत्ती देखिए ना, मोमबत्ती, वैक्स कैंडल। मैं बहुत बेकार बेकार टर्म आपको दे रहा हूं कोरिलेट करने के लिए। स्पेलिंग चेंज की, VEX। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोमबत्ती का आउटर सरफेस जैसा लगता है, तो वो है कन्वेक्स मिरर, तो वो है कन्वेक्स मिरर, तब वो है कन्वेक्स मिरर। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान में कर लो, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी पुकारते हैं, और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से पुकारते हैं। उल्टी बात है, मिरर कन्वेक्स है लेकिन डाइवर्जिंग है, चीजों को फैलाने वाला है, लाइट रेज को फैलाने वाला है। कनकेव मिरर है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर आ जाए नाम या कनकेव मिरर आ जाए, एक ही बात है। कन्वेक्स मिरर आ जाए या डाइवर्जिंग मिरर आ जाए तो भी एक ही बात है, ठीक है। जरा जल्दी से नहीं भाई, अपन सारे काम आराम से करते हैं। देखो पढ़ाई आराम से, पढ़ाई बिल्कुल आराम से,
3-4 साल में नहीं, 1 साल का काम 7 महीने में, उतना आराम से। ठीक है, हम जरा कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स समझ लेते हैं, बहुत छोटे छोटे और आसान से टर्म्स। देखो भाई, ड्राइंग मेरी है खराब, मैं बना रहा हूं एक स्फीयर, प्लीज डोंट लाफ, हंसना मना है। मेरे ड्राइंग टीचर ने मेरी फीस माफ कर रखी थी स्कूल में। ये हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है। अब भैया स्फीयर जो है इसका कुछ सेंटर होगा ना, ये सेंटर, मैंने बाकी स्फेरिकल पार्ट हटा दिया, एक टुकड़ा ले लिया, मिरर के लिए टुकड़ा ही तो चाहिए, और इसका ये वाला पार्ट पॉलिश कर दिया। जो पार्ट हटाया था उसमें से एक पार्ट मैंने और ले लिया, उसका मैंने अपोजिट फेस पॉलिश कर दिया। सेंटर कहां था इसका, ये रहा सेंटर। ये कौन सा मिरर बना, कनकेव, ये कौन सा बना, कन्वेक्स। ठीक है, हाँ मुझे मालूम है, आपको मालूम पड़ गया सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस है भाई, मैं कुछ और बताने वाला हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपको सबको मालूम है, ये ऑल नोट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने यही तो बोला कि ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका की मिरर एक पार्ट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। देख लो, चलो डेफिनेशन, जिसको नहीं आती लिख लो। पहली डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद मुद्दे की मेन बात पे आता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर। राइट, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, उस मिरर के जिस स्फीयर का बना हुआ है उसका जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है, राइट, वो सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा दोनों मिरर में एक बात पे ध्यान दे दो भाई, ये बात ध्यान दे दी तो काम झिंगा लगा। ये जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके सामने, उसके बाहर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर है। अगर मैं इस मिरर में यहां मेरा चेहरा देखूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे मिरर के अंदर नजर आएगा, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे मिरर के बाहर नजर आ रहा है। तो यहां पे मैं कहता हूं कनकेव मिरर में C इज रियल। रियल मीन्स हम उसे देख सकते हैं, बाहर फील कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर है, हम उसे पकड़ नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते कहां पे है, वी कैन ओनली फील इट। तो यहां पे C इज वर्चुअल। ठीक ठीक, सिंपल, ओके, आसान भाषा आसान बात, ओके। अब क्या है देखो भैया, सेंटर से
स्फीयर के हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होता है। हमने क्या किया, ये मिरर बॉडी, इस मिरर बॉडी का मिडिल पॉइंट दिया, इस मिरर बॉडी का मिडिल पॉइंट दिया। मिरर बॉडी का जितना लंबा मिरर उसके हिसाब से मिडिल पॉइंट। अरे भाई मिडिल पॉइंट देखो ध्यान से, ऐसे समझो, 3 डायमेंशन में समझो। ये मिरर, ये कनकेव, ये इधर से कन्वेक्स। अब इस कनकेव मिरर में ये इसकी विड्थ, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी, वैसे ड्रॉ कर दोगे खराब हो जाएगा। ये इसकी लेंथ, इस लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो मिड पॉइंट है मिरर का। इस पॉइंट को हमने नाम दिया पोल, इस पॉइंट को हमने नाम दिया पोल। कैसे डिफाइन करोगे? द मिडिल पॉइंट, बहुत सी बुक्स इसको सेंट्रल पॉइंट भी बोलती हैं। द मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स बॉडी, स्फेरिकल मिरर्स बॉडी इज पोल। ठीक ठीक, पोल क्या है? मिडिल पॉइंट है स्फेरिकल मिरर की बॉडी का, मिडिल पॉइंट है स्फेरिकल मिरर की बॉडी का, दैट इज कॉल्ड पोल। ठीक है, आसान भाषा। ओके, अब हमने क्या किया भाई, 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो सकते हैं, हमारी मैथ्स ने हमें बोला था। हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को बढ़ा दिया। इमेजिनरी लाइन है भाई, इमेजिनरी है, ध्यान रखना, एक्चुअल नहीं है। ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रधानाचार्य एक्सिस नहीं, मुख्य एक्सिस। यहां प्रिंसिपल वो स्कूल प्रिंसिपल वाला नहीं है, ये प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल वाला है, राइट? सो इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करोगे? लाइन joining, passing through center of curvature and pole। ज्वाइनिंग हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि सिर्फ इनको ज्वाइन करके रुक नहीं रही है, ज्वाइन करने के बाद दोनों साइड इनडेफिनेटली हमने प्रोड्यूस कर दी है। तो इट इज अ लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट, इनडेफिनेट लेंथ की है। लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तीनों डेफिनेशन जल्दी से नोट कर लो। एक और चलो करा देते हैं, उसके बाद पॉज देंगे। यहां भैया ये सी पॉइंट क्या था? सेंटर था। ये पोल क्या है? स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सर स्फीयर का रेडियस होगा। यस, तो हमने एक नया टर्म और निकाला, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। इसको आप सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हो, और रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट भी बोल सकते हो। यहां सेंटर की जगह रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
पॉज मार के नोट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अभी बात आगे बढ़ाते हैं, टर्म्स बाकी हैं और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म बाकी है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बाकी है, ठीक है। बट उस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को समझने के लिए हमें एक रे लेनी पड़ेगी। रे हम ले रहे हैं भैया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों मिरर के केस में हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी। अब ये इंसिडेंट रे ली है मैंने, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन मैं आपसे ही निकलवाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, दोनों में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दोनों में क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब भैया इस रे के रिफ्लेक्शन के बाद ये कौन सी दिशा में जाएगी, व्हाट डायरेक्शन इट विल टेक, वो डिसाइड करने के लिए हमें जरा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान करनी पड़ेगी। क्या कही थी फर्स्ट लॉ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने फर्स्ट लॉ बोली थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और ये दोनों एंगल बनाने के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बनाने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस पे नॉर्मल कहां बनेगा, इस पे नॉर्मल कहां बनेगा बोलो। चलो मैं बताता हूं, देखो भैया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस स्फेरिकल मिरर के केस में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस स्फेरिकल मिरर के केस में हमेशा सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये देगा नॉर्मल, हमेशा सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये देगा नॉर्मल। नहीं नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, कारण भी बता रहा हूं, कारण भी बताऊंगा, बिना कारण साइंस कोई काम नहीं करती। ये हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया, ये हमारा नॉर्मल है भैया, ये हमारा नॉर्मल है। क्यों क्यों है ये नॉर्मल, हाँ कारण देखो, कारण देखो, देखो भाई सिंपल सी बात, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मिरर के सरफेस का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट, डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस होता है क्या, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स थ्योरम 10.1, the tangent at the point of contact is perpendicular to the radius at the point of contact। तो ये हमारा हुआ नॉर्मल, सरफेस का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होता है, ये हुआ हमारा नॉर्मल, ये हुआ नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल हुआ, ध्यान कर लो, नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस in spherical mirrors is obtained by joining it with center of curvature। किसी भी स्फेरिकल मिरर में किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ऑब्टेन करने के लिए हम उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, और ये ज्वाइन करने पे हमें जो लाइन सेगमेंट लाइन मिलती है वो लाइन क्या होती है, नॉर्मल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग हुआ, हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग हुआ। अब लगाओ जरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे रिफ्लेक्ट सेम एंगल से होगी, नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाते हुए रे रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई,
ये रिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। इसको मैं पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं, कारण मैं इन रिफ्लेक्टेड रेज को ये देखना चाह रहा हूं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक ठीक, सिंपल। तो जरा बात को ध्यान से समझ लो। हम जो डेफिनेशन देने वाले थे वो नॉर्मल की नहीं थी, वो डेफिनेशन हम देने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस की। अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, घिस गई है एग्जाम में आके, लेकिन एग्जाम देने वाले नहीं मानते, इसी सेम रिकॉर्ड को लगातार बजाए जा रहे हैं। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर या प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। सीबीएसई, आईसीएसई, जितने भी एग्जाम्स 10th लेवल पे बोर्ड के होते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस। पहले मिरर के दोनों के समझ लो, लेंस की बारी आएगी तब लेंस के भी बताऊंगा। तो हमने ये कहा भाई, ये जो पैरेलल रे थी कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है। कन्वेक्स मिरर के केस में जो रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से आती हुई लग रही है। कनकेव मिरर के केस में एक्चुअली पहुंच रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे। कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से आती हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वो उस पॉइंट से आ रही है। इट इज अपियरिंग टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। ये जो दोनों पॉइंट हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है सर, इतनी लंबी बात एग्जाम में समझानी होगी? नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए बोला गया है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर कैसे नोट करोगे, देखो, क्योंकि दोनों का अलग अलग डिफाइन होगा, सेपरेटली डेफिनेशन वील हैव टू गिव। तो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, हाउ विल यू डिफाइन इट? व्हेन a ray of light which is parallel to principal axis after reflection from concave mirror intersects its principal axis, और स्पेलिंग गलत कर रहा था, सॉरी, at a point is called principal focus of concave mirror. ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल बात है। कैसे डिफाइन किया हमने? हमने ये बोला कि जब भी एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर में आ रही है और ये पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है, ये पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर।
पॉज मार के छापो, नोट करो जल्दी। फिर कन्वेक्स मिरर का भी लिखत है, छाप लियो जल्दी, छाप लियो छाप लियो छाप लियो। कॉपी मास्टर छापो, छाप लिया छाप लिया, मिटा दूं? सर कितने आलसी हो आप। आपने पूरा नहीं मिटाया, ठीक है। चलो देखो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्या होगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर? व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट parallel to principal axis of convex mirror after reflection, इतनी बात पूरी सेम है। आई रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? appears to come from a point on principal axis, यहां डिफरेंट आ गया। appears to come from a point on principal axis of convex mirror. This point is called principal focus of कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान में रखोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, और क्योंकि आपको मालूम है आ चुकी है तो समझते इमीडिएटली याद हो जानी चाहिए, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कीप ऑन स्टडिंग इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन से घर से बाहर जाना रुका है, पढ़ाई नहीं रुकी। मनीष सर के साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही डेली 2-3 टॉपिक मिलते रहेंगे, राइट। सो कीप ऑन स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।